डियर स्टूडेंट, आज हम व्याकरण की कक्षा में कक्षा 10 की जो हिंदी का व्याकरण है, उसकी उसमें जो है आपको हम एक नए चैप्टर पर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान विथ यशयन सर में। तो जिसमें आपको कई सारी जानकारियाँ अभी तक मिलती आ रही हैं, तो उस कड़ी में हम आपको आज एक नए अध्याय पर लेकर चलेंगे, जो है काव्य सौंदर्य का तत्व। आइए हम देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये ओएमआर शीट में आपको किस नंबर के क्रमांक पर यानी किस क्रमांक पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको हम बता दें यहाँ पर जानकारी के तौर पर, इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व के रूप में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। एक तो इसमें आपको मिलेगा रस, एक मिलेगा इसमें छंद और एक मिलेगा इसमें आपको अलंकार। इस अध्याय के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा आपको रस, दूसरा मिलेगा आपको छंद, तीसरा मिलेगा आपको अलंकार। तो आपको पता है कि ये क्रमांक ओएमआर शीट में जो आपको भरना है या आपके बोर्ड परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें जो रस का क्रमांक होगा वो 11वें नंबर पर होगा और जो छंद का क्रमांक होगा वो 12वें नंबर पर होगा और जो अलंकार का क्रमांक होगा वो 13वें नंबर पर होगा। अब बात करते हैं अंकों की। अंकों का विभाजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश जो किया है, वो आप जानते हैं कि हर एक सवाल हर एक उससे जो है आपको 1 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। यानी 1 नंबर का आपको रस मिलेगा, 1 नंबर का आपको छंद मिलेगा और 1 नंबर का आपको अलंकार देखने को मिलेगा। तो इस अध्याय में हम काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपका रस है। आज हम चर्चा करेंगे रस पर और जानेंगे कि क्या है रस और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? रस। रस की अगर शाब्दिक व्याख्या की जाए, तो सबसे पहले इसकी जो मीनिंग होगी वो आनंद होगा। कैसा आनंद? यानी किसी कविता, किसी कहानी, किसी नाटक या किसी भी गद्य साहित्य या काव्य साहित्य की कोई भी रचना अगर पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति पाठक या श्रोता को होती है, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, श्रोता का मतलब लिसनर्स, यानी पढ़ने वाले और सुनने वाले को जो आनंद की प्राप्ति होती है या आत्मानुभूति उसकी जो होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम रस कहेंगे। आइए छोटी सी परिभाषाओं को देखते हैं हम। कविता, कहानी, नाटक इत्यादि। कविता, कहानी, नाटक इत्यादि। कविता, कहानी, नाटक इत्यादि को पढ़ने सुनने से जिस पढ़ने सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। ये तो रस की एक सामान्य सी आपको परिभाषा हमने दी कि रस किसे कहेंगे।
रसस्यते इति आस्वाद्यते एक और संस्कृत में आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत डीपली आपको यहाँ पे नहीं जाना है। कविता, कहानी, नाटक इत्यादि पढ़ने सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब आइए रसों की संख्या को जानने की कोशिश करते हैं। रसों की संख्या। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग रसों की संख्या मानी है। हालाँकि शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रसों की जो मुख्य रूप से संख्या है वो 9 है। 9 रसों को पूर्णतया मान्यता मिली है और अगर भरत मुनि जो रस के वो हैं व्याख्याता हैं, रस सूत्र के जो व्याख्याता हैं, उसमें उन्होंने केवल 8 रस ही स्वीकार किए थे। कौन स्वीकार किया था? सवाल अगर मान लीजिए बन जाए कि किसने केवल 8 रसों को मान्यता दी, तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भी माने जाते हैं। तो इन्होंने 8 रस को स्वीकार किया। 9वां कौन-सा रस था जो इन्होंने उसको मान्यता नहीं दी थी उस समय? 9वां था उसमें शांत रस। 9वां रस था डियर स्टूडेंट शांत रस। शांत रस को इन्होंने मान्यता नहीं दी थी। हालाँकि अपने सूत्र में इन्होंने अस्थाई भाव को भी मान्यता नहीं दी थी। जो इनका सूत्र मिलता है विभावानुभावा संयोगात रसः निष्पत्ति करके, तो उसमें जो है आपको जो है अस्थाई भाव भी देखने को नहीं मिलता है। कभी-कभी सवाल ये भी आ जाता है कि भरत मुनि ने जो रस की व्याख्या करते हुए जो सूत्र उनका प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है, तो उसमें उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको थी कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से 9 और 1-2 और कवि हुए हैं जो संस्कृत साहित्य के हैं जो, वो जैसे मम्मट हो गए, मम्मट और अभिनव गुप्त, मम्मट और अभिनव गुप्त। तो मम्मट और अभिनव गुप्त ने भी केवल 9 रसों को ही केवल 9 रसों को ही मान्यता दी है। मम्मट और अभिनव गुप्त ने केवल 9 रसों की मान्यता दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालाँकि कुछ विद्वान 10 भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 9 को ही समझेंगे यहाँ पर और आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर थोड़ा-सा देखना होगा और लिखना होगा आपको कि आपके पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 रस शामिल हैं, केवल 2 रस शामिल हैं या सम्मिलित किए गए हैं, केवल 2 रस शामिल हैं। कौन-कौन से 2 रस शामिल हैं? नंबर 1 है आपका हास्य रस, नंबर 1 है आपका हास्य रस और नंबर 2 है करुण रस। यानी बोर्ड ने भी अच्छा-सा मज़ाक किया आपके साथ। एक रस में वो हँसा रहा है और दूसरे रस में आपको ठीक रुला रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हँसना भी है और रोना भी है। उसके भी 2 तरीके, 2 मायने निकाले जा सकते हैं। अगर आपने आज मेहनत कर ली, अंक आपके बन गए, परसेंटेज आपका बन गया, तो आप हँस सकते हैं। अगर आप उसमें असफल होते हैं, तो आपको रोना भी पड़ सकता है। तो आपके दोनों रसों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ध्यान दें, सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम आपके साथ जो है, वो हम चर्चा करेंगे हास्य रस पर। हास्य रस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, रसों की संख्या हमने जान ली। तो यहाँ पर सभी रसों का उल्लेख करना संभव नहीं है, चूँकि परीक्षा नज़दीक है तो हमें कोर्स को आगे ले जाना है। तो यहाँ पर सभी रस का उल्लेख करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है, पहले रस पर चर्चा करते हैं हास्य रस। हास्य रस। आपको एक सटीक परिभाषा देते हैं, जिसके माध्यम से हम सभी 9 रसों या 10 रसों की परिभाषा को ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो रटेंगे नहीं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी परिभाषा को देखें, छोटी-सी परिभाषा है, विभाव, अनुभाव एवं एवं संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से
हास नामक अस्थाई भाव से, हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, रस छंद अलंकार काव्य सौंदर्य के तत्व को आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रस की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो रस छंद अलंकार तीनों एक एक नंबर के सवाल है, ठोस नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने इसकी तैयारी कर रखी है तो आपको 3 नंबर आराम से, 3 नंबर का मतलब होता है आधा % यानी 1/2% हो जाएगा। 3 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, ये चूंकि आपको पता है कि 6 नंबर पर आपके बनता है जो है प्रतिशत, 1% जो है, तो 6 नंबर पर आपका प्रतिशत बनता है, तो 3 नंबर आपका आधा प्रतिशत बहुत ज्यादा नंबर है, एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कविता, कहानी, नाटक इत्यादि पढ़ने सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस में हमने आपके पाठ्यक्रम में ये भी बताया कि कुल संख्या जो है अलग-अलग विद्वानों ने मानी है, तो 9 को प्रमाणित किया जाता है। तो उस 9 रसों में से आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 रस शामिल है, एक हास्य रस है और दूसरा जो है करुण रस है। तो हम आज चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम आज चर्चा हास्य रस की कर रहे हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ये तो हमने देखा आपकी हास रस। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि हम सभी रसों की परिभाषा कैसे बना सकते हैं। देखिए विभाव, देख आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ये बताना है कि रस के अवयव, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, रस के अवयव, अवयव कह लीजिए या कभी-कभी इसका एक और नाम मिल जाता है, रस के अंग, या इसी को रसांग भी कह सकते हैं आप, इसी को रसांग भी कह सकते हैं। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी ये तो आपके आप ये चारों, एक ये आपका चौथा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। तो ये रस के अवयव हैं बेटा, रस के अंग हैं, इनके इन्हीं अंगों से जो है एक शरीर का निर्माण होता है। कौन सा शरीर? रस रूपी शरीर का। यानी इन अंगों को, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और ये हास, ये 4 अंग हैं। जैसे हमारे हाथ, पांव, नाक, आंख, कान अंग हैं, इनको अगर मिलाते हैं तो शरीर तैयार होता है। उसी लिए जो है रस, इस ऐसे ही जो है आपका रस भी है। रस रूपी शरीर किससे मिलकर बना है? जिसमें आपका विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और हास है। तो इन चारों से मिलकर सारे रस बनेंगे, जाहिर सी बात है। निश्चित तौर पर ये सामान्य बात है कि ये आपके जो है सब में शामिल होंगे, यानी विभाव हर रस में होगा, अनुभाव हर रस में होगा, संचारी भाव हर रस में होगा, संयोग हर रस में होगा और हास जो है सभी रसों में पाया जाएगा। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, ये ध्यान देना होगा कि हमें बदलना क्या है। हमें आपको जो है 2 चीज़ों को बदलना है। एक तो हमें ये बदल देना है, एक हमें इसको बदल देना है। बाकी सारी चीज़ें परिभाषा में जो दी गई हैं, वो सभी परिभाषाओं में आएँगी। सभी परिभाषाओं में उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अभी करुण का हमें बनाना होगा, आगे हम उस पर बताएँगे। हालाँकि यहाँ पर हम उसको दिखा देते हैं बता कर के। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, अब यहाँ पर करुण रस का अस्थाई भाव हमें शोक लगा देना होगा। शोक यानी अस्थाई भाव को हमें चेंज करना होगा। शोक नामक अस्थाई भाव से यहाँ पर उस रस का नाम हमें बदल देना है। जिस रस की हम लिख रहे हैं उसका अस्थाई भाव बदल देना है और उस रस का नाम बदल देना है। तो यहाँ पर खास रस के स्थान पर करुण रस हो जाएगा। करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका हमें ध्यान देना होगा डियर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम रस की परिभाषा को शानदार ट्रिक पर बना सकते हैं और उसको रटने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड परीक्षा में, लिखना भी जैसे अभी खाना आपने बना दिया और सही ढंग से उसको थाली में सजा नहीं पाए, वो खाना किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आपको परोसना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि सही ढंग से इन चीजों को रखें हम कॉपी में अपने उत्तर को। तो आप यहाँ पर इन सबको काली पेन से यानी ब्लैक पेन से इस्तेमाल करेंगे, विभाव को, अनुभाव को, संचारी भाव को और ये अस्थाई भाव को, और यहाँ पर हास्य रस को काली पेन से रखेंगे। इसके अलावा जो शब्द इसमें शामिल है इस परिभाषा में, उसको आप ब्लू पेन से रखेंगे, यानी
नीली पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम जो है कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके उदाहरण है आधा पात बबूल का, छोटे-छोटे उदाहरण आपको शामिल किए गए हैं। पहला उदाहरण है आपका आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, तामे तनिक पिसान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। लाला जी करने लगे छठे समासे दान। लाला जी करने लगे छठे समासे दान। तो ऊपर इस उदाहरण की उल्लिखित उदाहरण के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। आधा पात बबूल का, डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि बबूल का जो पत्ता होता है वो अत्यंत छोटा होता है, आकार में जो है अत्यंत छोटा होता है बबूल का पत्ता। अब उसमें भी आधा कर दिया, हास्यरस कहाँ से बन रहा, ध्यान दीजिए। आधा पात कर दिया यानी बबूल का भी आधा पत्ता बिल्कुल रंच मात्र का हो जाएगा। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, उसमें भी थोड़ा सा आटा था। पिसान, पिसान क्या है, आटा। उसमें भी आधा पिसान यानी तनिक पिसान, तनिक का मतलब थोड़ा, ब्रज भाषा का शब्द है तनिक। तनिक जो है ब्रज भाषा का शब्द है। क्या कहा जा रहा है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, यानी उसमें भी थोड़ा सा आटा था। यानी बबूल का पत्ता कितना छोटा है, आप जस्ट इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं। लाला जी करने लगे छठे छमासे दान, यानी उसमें भी जो है छठे छमासे यानी बहुत लंबे समय में दान करने बैठे हुए हैं, यानी इतनी कम मात्रा में भी कर रहे हैं और वो भी इतने लंबे अंतराल पर कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। तो आपको लिखना होगा यहाँ स्पष्टीकरण में, स्पष्टीकरण एक हेडिंग दे देनी होगी आपको। स्पष्टीकरण में आप इसी के अर्थ को बखूबी आप वहां पर समझा दीजिएगा, तो आपको जो है पूरा पूरा अंक मिल जाएगा। अगर लिखने के लिए आता, हालांकि ये लिखने के लिए नहीं आएगा, हम आपको यहाँ पर ये तरीका बता दे रहे हैं कि लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। हालांकि लिखने के लिए नहीं आना है, चूंकि OMR शीट पर आना है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर पर आपको केवल गोले ब्लैक करने हैं, गोले को काला करना है, फिलअप करना है, तो वहां पर लिखना नहीं आएगा, लेकिन लिखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। टेक मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरणों को लेते हैं। ये तो एक सामान्य सा उदाहरण था, आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको याद करने के लिए दिया था कि आपको आराम से याद कर सकते हैं कि इसका ये जो है हो जाएगा। तो एक एक नंबर के लिए आपको बोर्ड परीक्षा में लड़ना है, तो इसका आपको ध्यान देना है। अगला जो इसका उदाहरण है, बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी। अगला उदाहरण है आपका बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी महाबिनु, महाबिनु नारी दुखारे। अभी हम इसको व्याख्या करते हैं। ये सुप्रसिद्ध उदाहरण है हास्यरस का, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना से उठाया गया है। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, मुनि वृंद सुखारे। आगे देखें, वैसे अगर देखा जाए तो इन्हीं लास्ट की दो लाइनें जो अभी लिखने जा रहे हैं, इसी में पूरा हास्य रस है। हालांकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल सकता है। देख ले, हुए हैं शिला, ध्यान दीजिए, हुए हैं शिला
सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली, अगली पंक्ति है इसकी, किन्हीं भली रघुनायक जू, किन्हीं भली रघुनायक जू, कृपा करि कानन को पगुधारो, कृपा करि कानन को पगुधारे। तो ये पंक्तियां जो है गोस्वामी तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की हैं। 1532 में जिनका जन्म हुआ था, आपको पता है 1532 में जिनका जन्म हुआ था बांदा राजापुर नामक ग्राम में। तो यहाँ पर या ध्यान देना, हालांकि इनके जन्म स्थान के बारे में कई मत हैं, लेकिन आपको इतने से ही जानकारी रखनी होगी। तो ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। तो वैसे आखिरी की जो दो लाइनें हैं, जो दो पंक्तियां हैं, इसी में ही हास्य रस है। हालांकि ऊपर आपको जो है एक इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कि विंध्य का मतलब विंध्याचल, वासी का मतलब निवास करने वाले, विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले उदास हैं। तपोव्रतधारी यानी तप का व्रत ही धारण किए हुए, तप रूपी व्रत को धारण किए हुए, महाबिनु नारी दुखारे यानी नारियों के अभाव में, नारियों से रहित होने पर वो अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं वो बिना नारियों के जो है अत्यंत दुखी और उदास हैं। तो गौतम तीय, एक शब्द इसमें आया है तीय। तीय जो है ये स्त्री का पर्यायवाची है। गौतम एक ऋषि थे। गौतम क्या थे? एक ऋषि थे। इनकी जो स्त्री थी वो, उनका नाम अहिल्या था। हालांकि अहिल्या शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अहल्या। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा क्या? अहल्या। यानी गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? अहल्या था। तो वो किसी श्राप बस जो है, ये पौराणिक कथा है, पुराणों से है, तो वो पत्थर की हो गई थी, शिला की हो गई थी। यहाँ पे लिखा भी गया होगा ये शिला है। शिला का मतलब होता है पत्थर। तो गौतम तीय, तीय किसको कहते हैं? तीय स्त्री को कहते हैं। गौतम एक कौन थे? ऋषि थे। और इनकी पत्नी का नाम था क्या? अहिल्या। अहिल्या के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो अहिल्या जो है ये ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है। अहिल्या क्या है? ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है। अहल्या कौन है? ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है। यानी तो ये अहल्या जो है अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत रूपवती थी, अत्यंत सुंदरी थी। तो ये तो अहल्या के बारे में हमने आपको बताया कि ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्री थी और अत्यंत सुंदरी थी। तो उनका जो है किसी श्राप के कारण ये पत्थर की बन गई थी। और जिस ऋषि ने इनको शाप दिया था उन्होंने उसका उपाय भी बताया था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है जब वन को निकलेंगे, उनके पैर जो है स्पर्श जब आप इस शिला पर होगा, पत्थर पर होगा, तो वो फिर से उसी रूप में आ जाएंगी। तो इस कथा को जब वहां पर यानी जो विंध्याचल पर्वत पर उदास बैठे हुए जो तपोव्रतधारी ऋषि मुनि हैं, वो जब इस कथा को सुनते हैं, मुनि वृंद, मुनि का मतलब मुनि होता है आप जानते हैं, और वृंद का मतलब होता है समूह। तो मुनियों का समूह जब इस कथा को सुनता है तो सुनने के बाद उनके मन में क्या विचार आ रहा है? हास्य अब यहां से पैदा हो रहा है। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। अब वो समझ गए कि जो हमारे पास अब तक नारी नहीं थी, अब तक का जीवन जो हम लोग बिना नारियों के व्यतीत किया, विधन अतीत, व्यतीत यण संधि हो जाएगी व्यतीत में। तो जो अब तक हमने जो है अपना जीवन बिना नारियों के व्यतीत किया है, इस कथा को सुनने के बाद वो कल्पना क्या कर रहे हैं? वो कल्पना कर रहे हैं कि हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी,
यानी अब जो है जितने पत्थर हैं, अगर ये पत्थर एक पत्थर से जो है अहल्या बन सकती है, तो पर्वत पर यहाँ विंध्याचल पर्वत पर बहुत सारे पत्थर हैं। तो उन पत्थरों पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरण पड़ेंगे, तो सारे पत्थर जो है क्या बन जाएँगी? स्त्रियाँ बन जाएँगी, वो भी ऐसी सामान्य नारियाँ नहीं, चंद्रमुखी। कौन-सा समास होगा? चंद्रमुखी में कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुखी में कौन-सा समास होगा भैया? चंद्रमुखी में कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान दें, कर्मधारय समास क्या कहता है कि जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, वो क्या हो जाएगा? वो कर्मधारय समास हो जाएगा या कभी-कभी इसका क्या हो जाता है, जिसका पहला पद जो है क्या हो? उपमा हो, उपमान हो, जिसका पहला पद उपमान हो और दूसरा क्या हो जाए? उपमेय हो जाए, वो कौन-सा समास हो जाएगा? वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चंद्रमुखी में कैसा समास है? कर्मधारय समास है। चूँकि इसमें मुख जो है वो विशेष्य है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही, जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं और जिससे बतलाई जाएगी वो आपका विशेषण है। और विशेषण की क्या पहचान है? विशेषण ये पहचान होती है कि विशेषण उपस्थित नहीं रहता है। अधिकतर मामलों में अधिकांशतया जो है विशेषण आपके समीप नहीं होता है और विशेष जो होता है वो आपके समीप है, यानी मुख तो आपके समीप है लेकिन चंद्रमा आपसे बहुत योजन दूरी पर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये चंद्र जो है विशेषण हो गया, मुख जो है आपका विशेष्य हो गया। तो ये उपमान है और ये उपमेय है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, यानी सभी पत्थर जो है शिला, सभी पत्थर जो है चंद्रमुखी हो जाएंगे। और पर से माने स्पर्श से, पद माने पद, मंजुल माने होता है सुंदर। डियर स्टूडेंट, मंजुल मीन्स क्या होगा? मंजुल मीन्स होगा सुंदर। कंज किसका पर्याय है? कंज जो है कमल का पर्याय है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों के स्पर्श से, सुंदर यानी मनोहर कमलवत चरणों के स्पर्श से जो है सभी पत्थर जो है चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर नारियों में परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और किन्हीं भली रघुनायक जू, यानी रघुनायक जू अर्थात भगवान राम ने हम लोगों का कल्याण किया है, भला किया है। कि भला कहिए उन श्री रामचंद्र जी का, जिन्होंने कृपा करके जो है कानन को पगधारो, यानी वन के लिए अपने पैर को बढ़ाया है, अर्थात वन में विचरण करने के लिए निकले हैं। तो ये यहाँ पर हास्य रस का शानदार उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम केवल रस पर ही चर्चा कर पाएंगे, समय अभाव है। और हम इसके अगले स्टेप पर, अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे छंद, छंद की हम परिभाषा वहां पर बताएंगे। और नहीं, अभी इसमें आपको क्या बाकी रह गया? अभी इसमें आपको एक दूसरा रस बाकी रह गया है, तो पहले हम उस पर चर्चा कर लेंगे। दूसरा रस इसका है करुण रस। तो करुण रस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर हम करुण रस के बारे में विस्तार से देखेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे और परिभाषा के बाद उसके कुछ छोटे-छोटे उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आपको अ, ये जो चैनल है आपका सपनों की उड़ान विथ यशयन सर, इस पर आपको बहुत सारी जानकारी आने वाले फ्यूचर में मिलेगी। तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं को भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका लेखपाल में जो हिंदी आती है, उसमें जो व्याकरण का पोर्शन है और जो आपका यूपीपी में आपको जो व्याकरण का पोर्शन है, उस पर भी हम चर्चा आगे की क्लास में या आगे के वीडियोस में करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये देना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ताकि इससे जो है आप शेयर करने का मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, इससे जो है अधिकांश स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले, इससे उनको लाभ हो। तो और आपकी परीक्षा भी नज़दीक है, तो परीक्षा की तैयारी हम विस्तार से इस पे कराएँगे। और जैसे ही प्री बोर्ड आपके स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर आपको हम मॉडल पेपर्स जो इस साल का जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर्स को, अलग-अलग विषयों के मॉडल पेपर्स को यहाँ पर हल कराएँगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।